यही समझता था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसी तरह का बजट देगी। इस बजट का जो रिलीफ है वो 3 महीने बाद पब्लिक को मिलेगा। एक पॉजिटिव काम करने वाली हुकूमत के ऊपर जितनी तनकीद की गई उसका फिर नतीजा ये लोग निकले हैं। नहीं तो अब क्यों नहीं हो रही? अब तो मैंने आपको बताया। क्या खान साहब वाकई आर्मी चीफ या DGISI को सैक करने लगे थे? उन्होंने कहा कि मैं कोई इस तरह का वीक आदमी हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन लूँगा। मैं नवाज शरीफ तो नहीं हूँ। कितना सीरियस थ्रेट है खान साहब को, और वो क्यों अब फर्दर कॉल अभी तक नहीं दे रहे एहतजाज की? तो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर डेज और इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर ही होगा। जो लेट्स सी आई वुड नॉट, क्योंकि जैसे ही हम ऐलान करते हैं हमारे लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। बजट 2022-23 पेश कर दिया गया। बजट के अंदर पब्लिक के लिए क्या रिलीफ होना है? बजट से पहले ही इतनी मर्तबा प्राइसेस बढ़ाई गई हैं पेट्रोलियम की, यानी 10 दिन के अंदर 60 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, और उसके इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो असरात हैं पब्लिक के ऊपर वो हम सब देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब बजट तकरीर के दौरान ये कहते हुए पाए गए कि 3 महीने के बाद इस बजट का रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। मैं बचपन से जवान हो गया, मैं मुसलसल पाकिस्तान के अंदर बजट देने वालों की जानिब से ये सुनता आ रहा हूं कि 3 महीने बाद आपको रिलीफ मिलने जा रहा है, और सोने पे सुहागा ये कि यहां हर चीज प्लस साइज की है। प्लस साइज की कैसे? दावे प्लस साइज के, वादे प्लस साइज के, ढिटाई प्लस साइज की, महंगाई प्लस साइज की, कीमतें बढ़ाना प्लस साइज का, न्यूट्रलिटी प्लस साइज की, और कुछ बाकी नहीं बचा तो आपने बजट खसारा भी प्लस साइज का दे दिया, तो बाकी पीछे रह क्या गया? आज पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब के साथ बनी गाला में एंकर पर्सन से एक मुलाकात हुई। पोस्ट बजट ब्रीफिंग एक फेयर अपोजिशन लीडर की जानिब से दी गई। उनके साथ दीगर जो लोग शामिल थे मैं उनका नाम लिए देता हूं। जनाब शौकत तरीन साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, फ़ारूक हबीब साहब, उमर अयूब साहब, और इसके अलावा और दीगर जो इकनॉमिक टीम के लोग हैं वो मौजूद थे। खान साहब ने एंकर पर्सनस को वाशगाफ अल्फाज में बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं उनके 2-3 पॉइंटर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बजट को हम मुस्तरद करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इंपोर्टेड है, तो बजट भी समझिए कि इंपोर्टेड है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुल्क जब दुरुस्त ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा था, डायरेक्शन ठीक थी, तो फिर क्या जरूरत थी कि रजीम चेंज के जरिए किसी साजिश को कामयाब किया जाता। उन्होंने कहा कि पेट्रोल 30% कम प्राइस पर हमें रशिया से मिलने जा रहा था, अगर हम वो ले लेते तो आज अवाम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उनको इसका रिलीफ मिल रहा होता। जब इंडिया 40% कम प्राइस पे ले सकता है पेट्रोल, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? तो यहीं पर मेरा सवाल था कि क्या आप कोई मुआहदा करके आए थे रशिया से? तो उसके ऊपर वो मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि मुआहदा तो नहीं, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग थी कि ये 30% वाली बात मामूली है, इससे भी आगे तक के हमारे मुआहदात हो सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि नैब और FIA ये दोनों हॉस्टेज बन चुके हैं, इनको शहबाज शरीफ साहब ने यरगमाल बना दिया है। उन्होंने 2 चीज़ों की तरफ निशानदेही की। पहली कि NRO 1 शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान को दिया गया तमाम केसेस से इनको माफ़ी दिला के, NRO 2 में ये नैब और FIA को अपने अंडर करके उनसे अपनी पसंद के फैसले करवाना चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन ये भी अब टेक ओवर कर लिया गया शहबाज शरीफ की जानिब से, और आने वाले दिनों में जब भी कभी इंतखाबात हुए तो उनके नताइज के ऊपर क्वेश्चन मार्क होंगे। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर डिस्कशन करेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। आज का जो हमारा हैशटैग है बजट 2022, और आज के इस एक्सक्लूसिव शो में जो हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चीफ स्टाफ ऑफिसर हैं जनाब इमरान खान साहब के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीजन्ड पॉलिटिशियन, सीनियर रहनुमा हैं और बड़ा खुल के जवाब देते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब। बहुत शुक्रिया। वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। सबसे पहला सवाल, एज ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी प्लस खान साहब के आप क्योंकि दस्ते रास्त हैं, ओवरऑल बजट को आप कैसा बजट देखते हैं शहबाज साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया।
देखिए, बात ये है कि बजट जो है वो मेरी तो बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक है, क्योंकि मैं यही समझता था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसी तरह का बजट देगी। बिकॉज़ जिस दिन से ये आए हैं ये एक ही दिन का सोचते हैं और फिर अगले दिन का, और फिर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। और मेन फोकस जो है वो 2 से 3 फोकस हैं। पहला फोकस तो इनका सबसे पहला है कि किसी तरीके से अपने जो इनके ऊपर केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। उसके बाद दूसरा, और उस सिलसिले में आपने देखा इन्होंने तबादले, तकर्रियाँ और तमाम चीज़ें की। दूसरा फोकस है कि जो अगले इलेक्शन इन्होंने करवाने हैं उसमें किस किस तरीके से धांधली और बेईमानी की जा सकती है। उसमें आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान लगाने से बात हो या आप DCs, DPOs उसका हो। तीसरा इनका पूरे का पूरा ये है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी की पूरी आवाम का एक रिएक्शन है उसको किस तरीके से दबाया जाए, झूठ से, ख़रीदने से, धौंस से। उस पर मीडिया पे पाबंदियाँ भी हैं, उस पर मीडिया के लोगों पे FIRs भी हैं, उसमें सियासी वर्करों के ख़िलाफ़ FIRs भी हैं। तो एक केओस में चला गया है मुल्क बुनियादी तौर पर। तो अनफॉर्चुनेटली बजट उसकी एक डॉक्यूमेंटेड डिपिक्शन है, क्योंकि बजट पूरे साल का एक तखमीना होता है मुल्क चलाने का। ऑफ कोर्स जब भी बजट आता है तो अपोजिशन कहती है बहुत बुरा है, हुकूमत कहती है बहुत अच्छा है, अमूमी तौर पर यही बहस होती है। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वक्त एक हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बजट से पहले 4 झटके दे चुके हैं अगर आप देखें तो। बेशबहा ये एनर्जी की प्राइसेस महंगी कर चुके हैं, पेट्रोल की प्राइसेस महंगी कर चुके हैं। उससे पहले रुपया कितना डिवैल्यू हो चुका है, उससे स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या कुछ हो चुका है, इन्फ्लेशन किस तरफ जा रही है, उस वजह से आपकी महंगाई जाएगी। बहुत डिफरेंट किस्म के ऐसे फ़ैसले किए हैं जिससे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिससे आपकी सनत तबाह होगी। सनत तबाह होगी तो बेरोज़गारी आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इतने झटके बजट से पहले दिए गए, फिर बजट लाए हैं। और बजट मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने 1 से 2 महीने से ज़्यादा सोच के लाए हैं। बजट में जो वो तो मुफ्ती इस्माइल साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इस बजट का जो रिलीफ है वो 3 महीने बाद पब्लिक को मिलेगा। तो मेरे जहन में वो गालिब का शेर आया कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो 3 महीने किसने देखे हैं? मेरा ख्याल 3 महीने में रिलीफ वो ठीक कह रहे हैं। जब ये चले जाएंगे तो आवाम को कुछ रिलीफ पूरी तवक्को है कि जाने लगे। उसकी नहीं, इसमें तवक्को की बात नहीं है। देखिए, ये जो अरेंजमेंट है इसके 2 नताइज निकलेंगे। या तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता मज़ीद तबाही की तरफ, मज़ीद जो इकनॉमिक तबाही है, जो मज़ीद आप डिफ़ॉल्ट की तबाही है उसकी तरफ जाएगा, और या फिर ये घर जाएंगे और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और आवाम अपनी लीडरशिप को मुंतखब करेगी। ऐसा फ़ैसला जो आवाम, पाकिस्तान की आवाम करना चाहती है, ना कि वो कहीं से मुसल्लत हो, वो अमेरिका में बैठ के, हिंदुस्तान में बैठ के, इसराइल में बैठ के, लंदन में बैठ के फ़ैसले ना हों। यहाँ की आवाम फ़ैसला करे कि उन्होंने किसको इक़्तिदार देना है। लेकिन जो अच्छी बात हुई है इस सारे में, मैं देखूँ हर जहमत में अल्लाह की एक रहमत होती है, हर मुसीबत में अल्लाह की ज़ात की एक रहमत। आप लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट बन गया ना सर। ये प्लस पॉइंट के अलावा एक बहुत अच्छा हो गया कि ये भी नज़र आ गया लोगों को 3-4 साल में जिस तरह की पिक्चर मीडिया अनफॉर्चुनेटली दिखाता था। मैं सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा मीडिया का जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई थी और जिन्होंने खामखा का एक ईगो बना ली हुई थी। कई लोगों ने, जो बहुत सारे लोगों पे तो पैसा चला था, जिन पे नहीं चला था उन्होंने ईगो का शायद मैटर बना लिया था कि उनको ये लगता है, जैसे आज तो हम हुकूमत में नहीं हैं जी, तो मैं आज ये बात दोहराऊंगा कि हम हमेशा एंकर पर्सनस और जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि जी सहाफ़ी का काम है हुकूमत पे तनकीद करना। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आज हम हुकूमत में नहीं है, मैं आज कहता हूँ आपका काम बिल्कुल नहीं है हुकूमत पे तनकीद करना अगर हुकूमत अच्छे काम कर रही है। आपका काम है उनको सपोर्ट करना अगर वो अच्छे काम कर रही है। पूरी महज़ब दुनिया में इसी तरीके से होता है। अगर हुकूमतें अच्छा काम कर रही हैं तो आप खामखा की तनकीद करके कयास नहीं फैलाते। तनकीद बड़ा इस्लाह हो सकती है, गलती हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जितनी तनकीद होती है, जितनी ज़्यादा एक पॉजिटिव काम करने वाली हुकूमत के ऊपर जितनी तनकीद की गई, उसका फिर नतीजा ये लोग निकले हैं। नहीं तो अब क्यों नहीं हो रही? अब तो मैंने आपको बताया दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द टाइम। आई मीन कि अगर अब क्यों नहीं हो रही? आई थिंक वो तो आपको पता है, मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई और वो तमाम एक पूरा माफिया था जो इमरान। मीडिया भी रिजीम चेंज का हिस्सा है आपकी नज़र? नेचुरली मीडिया के ऊपर पैसा चलता है। मीडिया का जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चर है उसमें भी पीछे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके इंटरेस्ट्स हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये रजीम चेंज का बिल्कुल मीडिया भी हिस्सा रहा। और फिर जब आपको पता है कि एक बैरूनी साजिश है और उसके साथ जो उनके लोकल हैंडलर्स हैं
उनके मीडिया तक तमाम के इतनी रसाई है, इतना कंट्रोल है मीडिया के ऊपर कि आप देखिए उन्होंने आवाज़ बड़ी इफेक्टिव तरीके से बंद करने की कोशिश की और कर दी। ये तो सोशल मीडिया है, महंगाई पे कोई बात नहीं करता। उसके अलावा महंगाई नहीं है। वो सनबात लेने चले गए बिलावल भुट्टो साहब, और फजलुर रहमान साहब भी कहीं किसी जगह किसी कोने में रेस्ट कर रहे हैं। और आप देखें तो जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो उस दिन दांत निकाल रहे थे, ये बताते कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा। तो इस तरह के जोकर्स जो हैं वो आपने उनके हाथ में इकोनॉमी दे दी है, पॉलिटिकल जोकर हैं, इनके हाथ में आपने इकोनॉमी दे दी है। और लेकिन एक अच्छी बात मैंने दोबारा कहा कि जहमत के अंदर रहमत होती है। हमें छोटे होते से एक बताया जाता था कि लाइक पंजाब स्पीड, शहबाज शरीफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, स्पीड पता चल गई, वो स्पीड भी पता चल गई और एडमिनिस्ट्रेशन भी इतनी जबरदस्त स्पीड है कि वो 30,000 मीटर की बुलंदी पर कहते हैं कि टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ से फोन किया, यहाँ से इतनी जबरदस्त स्पीड है। लेकिन वो टाइम वो 5 दिन वहाँ लंदन में स्पेंड करके। सर मेरा क्वेश्चन, क्या इस बजट को हम न्यूट्रल बजट कह सकते हैं? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन कोई थी नहीं ना, तो इस हिसाब से न्यूट्रल कह सकते हैं आप देखिए बात यह है कि इस टाइम तो सब कुछ ही न्यूट्रल हुआ है, तो आप बजट को भी न्यूट्रल कह सकते हैं। सब कुछ न्यूट्रल हुआ है। हाँ, सब कुछ न्यूट्रल से राब्ता है ऐसे? किसका? आप लोगों का? नहीं, न्यूट्रल जो होता है वो राब्ते में नहीं होता। नहीं, इसलिए राब्ता नहीं होता कि वो न्यूट्रल होता है ना। अच्छा न्यूट्रल कहीं ये तो नहीं, अच्छा न्यूट्रल का भी कहीं को टिल्ट होता है? ऐसे सवाल है मेरे, ऐसे मुंह से सवाल आते हैं। नहीं, डिपेंड करता है कि न्यूट्रल उर्दू वाला न्यूट्रल है या अंग्रेजी वाला न्यूट्रल है। न्यूट्रल अंग्रेजी का ही है सर। उर्दू का भी है, हमने उर्दू का बना लिया। आप उर्दू का बता दें, उसका क्या मतलब बता, मेरे इल्म में इजाफा कर दें। अंग्रेजी वाले न्यूट्रल को अगर माने तो उससे चले रहने दे। अच्छा चलें, ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। दिस इज ऑल अप टू यू, आप जिसका जवाब देना चाहें। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, आप देखिए कि अवाम जो है वो, आपको ये देखना है कि जो पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि खालिसतन जो कोई भी रियासत होती है उसका जो अल्टीमेट हाकम होता है, अल्टीमेट जो उसका कस्टोडियन होता है वो आम आवाम होती है। और आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं होती, आवाम को सब पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें मैं कह नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें आप कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कि आप ये मैं कोई डरते हैं किसी चीज़ से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क की इंटरेस्ट में नहीं है। हमारे में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में यही फ़र्क है कि उनको ज़रा सी ज़ाती तकलीफ़ पहुँची थी तो कहाँ तक पहुँचे थे, और हमारी पार्टी में फ़र्क यही है कि हमें कितनी भी ज़ाती तकलीफ़, ज़रा सी से हट के कितनी भी ज़ाती तकलीफ़ पहुँची है तो हमें पता है हमने कौन सी बात करनी है, हमें पता है कहाँ पर तकलीफ़ सह जानी है, कहाँ पर जवाब देना है, कहाँ इग्नोर करना है, कहाँ इग्नोर करना है, क्योंकि हमने अपने मुल्की मफाद को देखना है। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक मुल्क को नुकसान ना हो रहा हो। जब मुल्क को नुकसान हो रहा हो तो तब आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। अगर एक बैंक डकैती हो रही है, अगर कहीं पर कुछ हो रहा है और आप पुलिस वाले हैं और आप बाहर बैठे हैं गाड़ी में, तो आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। नहीं रह सकते। आपके सामने बैंक डकैती, किसी का कत्ल हो रहा है तो आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। किसी के कत्ल की प्लानिंग हो रही है तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। सो उस साजिश हो रही है तब भी नहीं आप न्यूट्रल, मदाखलत हो रही है तब भी आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो इसलिए थोड़ा सा ये हमें सोचना पड़ना है, एज अ कौम सारी बातें सोचनी पड़नी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस सारी एपिसोड में पाकिस्तान की असास को नुकसान पहुंचा। हम इसको जो मर्जी अब फॉर एग्जांपल दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं, अब पाकिस्तानी अवाम अपनी असल लीडरशिप को चुन ले, दोबारा सफ़र शुरू कर लेंगे, सिफर से शुरू कर लेंगे, चलें माइनस से शुरू कर लेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, अल्लाह से यही तवक्को है, अल्लाह से यही दुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान के एहसास को बहुत ही बड़ा धचका और नुकसान पहुंचा, वो पहुंच चुका है। और वो शायद डेंट रिपेयर ना हो, वो डेंट रिपेयर शायद हो भी जाए, लेकिन वो स्कार रह जाएगा, दाग नहीं जाएगा, वो दाग रह जाएगा उसका। सर मेरे पास बड़े ज़बरदस्त सवालात हैं और मुझे पूछने हैं आपसे। देखें, अब ये तो बजट जो आ गया, इससे पहले जो कुछ इवेंट्स हुए हैं ना, मुझे उनके ऊपर बात करनी है। शेख रशीद साहब ने एक जुमला कहा मेरे शो पे, उन्होंने कहा कि मेरे फ़ौज से ताल्लुकात इमरान खान साहब की वजह से ख़राब हुए। आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, शेख साहब की एक अपनी पार्टी है और शेख साहब हमारे अलाए हैं और हमारे लिए बहुत ही एहतराम की जगह पे हैं। लेकिन उनकी चॉइस है, वो अपने ताल्लुकात किस सिमत में वो कहते हैं। अगर उन्हें लगता है ख़राब हुए तो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, उन्हें दुरुस्त ताल्लुकात रखने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल।
क्योंकि हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो कभी ये भी नहीं कहा कि हमने ताल्लुकात ख़राब करने किसी से कि नहीं। हमारी एक असूली पोजीशन है, उसके ऊपर हम खड़े हैं। अब मैं कल को कहूँ मेरे इमरान खान साहब की वजह से फ़लाँ से ताल्लुकात ख़राब हुए, गलत बात, तो ये गलत बात है, क्योंकि मैंने इमरान खान के जो वैल्यूज़ हैं, असूल हैं, उनके साथ जाके खड़ा हुआ हूँ। तो अगर शेख साहब ये कहें कि जो इमरान खान की असूली पोजीशन है उसकी वजह से मेरे ताल्लुकात किसी से अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं, तो वो समझ आती है। लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें कभी नहीं कहा कि आप फ़लाँ से कंपेल तो नहीं किया होगा। कंपेल नहीं। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना पर्सनल डिसीजन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर 25 मई को जो कुछ इस्लामाबाद की शाहराहों पर हुआ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुआ, वो हमने अपनी आंखों से देखा। मैं इससे पहले कि उस तरफ जाऊं कि किसके कहने पर वो सब कुछ होता रहा, 25 मई बड़ी तवक्को थी कि इमरान खान साहब 26 मई को थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट डी चौक पर बैठेंगे। आप लोग जो वापस गए, क्या किसी डील के नतीजे में वापस गए? देखिए, दो बातें जी ज़हन में रखिएगा। आप सहाफ़त कर रहे हैं सर, आपने ये करियर चुना है। सहाफ़त में आप लोगों के बारे में अच्छी खबरें देते हैं, बुरी खबरें भी देते हैं, राइट। लेकिन जब आप खबर देते हैं तो क्या जिस दिन आप बड़ी मुश्किल खबर देते हैं आपको गनमैन लेके घर से निकलते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कोई अपने साथ असला लेके निकलते नहीं। आपका एक प्रोफेशन है, आप उस पे काम करें, उसका कोई भी रिजल्ट है, हमें करना है, आपने करना है। इस तरह जो पॉलिटिकल पार्टी होती है Right. और एक तशद्दुद पसंद ग्रुप होता है, उसमें यही फ़र्क होता है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो होते हैं वो असला बरदार नहीं होते, वो लठ बरदार नहीं होते, वो मार कुटाई नहीं करते, वो अजियत नहीं देते, वो दूसरे लोगों का नुकसान नहीं करते, वो तशद्दुद नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टी तो होती ये है। अदरवाइज़ आपने देखा कि जिस तरीके से MQM को एक तशद्दुद पसंद जमात कराची में बनाया गया, फिर उसके नताइज आपने देखे। पंजाब में भी आपने जमातों को तशद्दुद पसंद बनाया, उसके नताइज आपने देखे रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तशद्दुद पसंद जमात तो है नहीं, ना हम बनने जा रहे हैं, ना हमने कभी बनना था। इमरान खान का नज़रिया तो हमेशा अमन का है, पीस का है। अब अगर आप लोगों पे, औरतों पे, बच्चों पे तशद्दुद करेंगे, आंसू गैस मारेंगे, आप उन्हें लाठी चार्ज करेंगे, सीधी गोलियां मारेंगे, तो आप मुझे बताइए पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए तैयारी क्या होगी? इसके लिए दूसरी तैयारी ये कि आप भी गोलियां मारें, तो फिर तो आप तशद्दुद आप लोगों के ज़हन में ये नहीं था कि ये भी हो सकता है? इस हद तक नहीं था। नहीं, हम कैसे हो सकता है? एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का वैसे ही पहले ही फैसला आ चुका था। मुझे बताएं, कोई भी जी शऊर इंसान कैसे सोच सकता है कि कोई और सानिया मॉडल टाउन करके बैठा है पहले बंदा? ये बात तो है। ये तो फिर ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर फिर न्यूट्रल भी तो है ना, उन्होंने भी तो देखना है ना। वो हमारे इदारे हैं, हमारी अदलिया है। अच्छा, पब्लिक ये समझ रही है कि शायद आप लोगों की कोई बैकडोर डील हुई जिसके लिए आप लोग गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल बात सिर्फ ये है कि देखिए, वहाँ पर आप दो तीन चीज़ें देखिए। अवाम को जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, वो सब कुछ करने के बावजूद हम तकरीबन 12:10 या 20 मिनट में, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया मोटरवे का। मैं साथ था उसमें, आपने देखा होगा, आप साथ थे। हमें वहाँ से यहाँ तक आने में 7.5 घंटे लगे। ये 35 मिनट का सफ़र है, आपको बताएं। ये मैक्सिमम 25 से 35 मिनट का सफ़र है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। बुरहान इंटरचेंज पे इतना रोक लिया था इन लोगों ने, काफ़ी देर, तो 2 घंटे तो वही निकल गए। आप उसको छोड़ दें जी 25 से 35 मिनट लगते हैं जब ट्रैफिक नॉर्मल या ज़्यादा थोड़ी हो। नॉर्मल हो तो 25 मिनट लगते हैं। तो इधर तो कोई रास्ता नहीं रोका हुआ था, इधर तो सिर्फ पब्लिक थी। इतनी पब्लिक उमड़ आई, इतनी पब्लिक निकल आई इस्लामाबाद रावलपिंडी में। जब हम आए, सड़कों पर खड़ी थी पब्लिक, वो सब ने वो मनाजर देखे कि 7.5 घंटे लगे तकरीबन वहाँ तक पहुँचने में, हमें ब्लू एरिया तक। अब इस पब्लिक के साथ अगर हम वहाँ रुकते, शाम को पब्लिक, यहाँ लाखों लोग इकट्ठे होने थे, पब्लिक जिनको इन्होंने मारा था, घरों में घुसा दिया था, औरतों पे तशद्दुद किया था, उन सब ने वापस आना था। इन्होंने फौज बुला ली थी, पहले इन्होंने सीधी गोलियां फायर किया। जी, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जी बिल्कुल, वो आपके सामने वीडियो है। अब उसमें आंसू गैस के वो आपके सामने हैं उनकी वीडियोस। अब अगर पब्लिक के ऊपर दोबारा शाम को तशद्दुद होता या उस दिन को ही होता, तो उसके अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे, उनके गनमैन भी थे साथ, जो ऑफिशियल सरकारी हैं। अगर उन पे सीधी गोली मारी जाती तो वहां से रिटेलिएशन, वो हमारे कहने पे नहीं, एक गनमैन को आप सीधी गोली मार, अपनी जान बचाने के लिए तो वापस चलाएगा ना। अगर वो चला देता, हमारी फौज पे गोली चल जाती वहां, तो आप बताएं कि क्या होता है इस मुल्क के अंदर, किस तरफ को जाते हैं हम। तो कई दफा
आपको फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को साइड पे रख के अपने मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में फैसले करने पड़ते हैं। इमरान खान ने उस दिन एक स्टेट्समैन का मुजाहरा किया। इमरान खान अगर वहाँ पर उस शाम को, मैं आपको बता देता हूँ उनके चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे, कि बिल्कुल वहाँ पर उनके सोने का मैं इंतज़ाम कर चुका था। उन्होंने कंटेनर में ही सोना था। उनके लिए जो बिस्तर था, जो दूसरी चीज़ें थी, वो सारी मंगवाई जा चुकी थी, वो पहुँच रही थी, मीन रस्ते में थी। जब मैं कह चुका था, तकरीबन मैंने 8 बजे के करीब कह दिया, 7:30 के करीब या 7, जो भी मुझे वक्त नहीं एग्जैक्ट याद। लेकिन सुबह जब हम वहाँ पहुँचे ब्लू एरिया, तो उससे थोड़ा पहले मैंने उनके बिस्तर के लिए इंतज़ाम करने के लिए अपने लड़कों को कह दिया था, और वो आ रहा था वहाँ पर। इमरान खान ने वहीं रुकना था। लेकिन उस टाइम फिर जो हमारी मीटिंग हुई और उसमें ये डिस्कस हुआ कि ये प्लान है, अब 245 के तहत आर्मी को बुलाया गया है, और आर्मी और पब्लिक को, पहले पुलिस और पब्लिक को आमने सामने किया गया है। उसके नताइज आपने लाहौर और दूसरी जगहों पर देखे क्या निकले हैं, और अब आर्मी और पब्लिक को आमने सामने किया जा रहा है। तो इसके अंदर जो बैरूनी साजिश थी, उसका तो बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि आर्मी और कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया। हमने उस कन्फ्रंटेशन को अपने मुल्क के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी फौज के लिए हमने अवॉइड किया, क्योंकि हम इंतशार नहीं चाहते थे। तो इमरान खान ने एक अच्छा स्टेट्समैन का फैसला किया, और अगर उसको कोई कमजोरी समझता है तो फिर उसको मैं बेशर्मी कहूंगा। और डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मैं यहाँ अनाउंसमेंट कर देता हूँ, पहली दफ़ा बोल टेलीविज़न के स्टूडियोज़ के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि उन्होंने ये एजाज़ मेरे शो को बख्शा है, और बड़ी तफसील से मैंने इनके साथ बात करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमारे पास आधा घंटा बचा है, उसमें यकीनी तौर पर वो तमाम क्वेश्चन जो सोशल मीडिया पर मुझसे पूछे जाते हैं मैं उनके सामने रखूंगा, और ये शायद उन चंद शख्सियात में से एक हैं जो किसी सवाल के जवाब देने में कतराते नहीं हैं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं खान साहब की जान को जो ख़तरे के हवाले से वीडियो पैगाम दिया डॉक्टर बाबर आबान साहब ने, उसके ऊपर बात करूँ, मुझे उधर वापस जाना है 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात। हम खुद वहाँ मौजूद थे, आपको याद होगा, 6-7 एंकर्स वहाँ मौजूद थे। लेकिन उस वक्त के हवाले से स्टोरीज़ अगले दिन बरतानवी नशरियाती इदारे ने छापी, उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या खान साहब वाकई आर्मी चीफ या DGISI को सैक करने लगे थे उस दिन? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये खबरें चलवाई गई थी, ये मुझे पता किसने चलवाई? इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये खबरें चलवाई गई थी, और वो मीडिया में बहुत सारे लोगों को पता है, जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं डिफरेंट चैनल्स के, उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि खबरें किसने चलवाई थी। और ये ज़्यादा अफसोस की बात है कि जिसने चलवाई थी, जब उसका पता चलता है तो वो और भी ज़्यादा अफसोस की बात है। और यानी वो इतना ज़्यादा न्यूट्रल है? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बड़ी अफसोसनाक बात थी कि वो खबर चलवाई जाए। ये कोई तकरीबन 4-5 दफ़ा ये बात की गई। असल में हमारे यहाँ क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम इतना कोलैप्स कर गया है कि 2 दिन पहले किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने मुझे एक पैगाम भेजा है, किसी ने एक ट्वीट किया हुआ था सर, और वो इन्होंने हमारी एक बड़े ज़िम्मेदार पार्टी लीडर को भेजा कि शहबाज गिल साहब इनको जानते हैं। उन्होंने मुझे भेजा। वो ट्वीट जो था उसकी लैंग्वेज कोई बहुत अच्छी नहीं थी, डेरोगेटरी थी। इट्स ट्रू कि वो लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, उस तरह की बात नहीं लिखनी चाहिए थी। अच्छा, मैंने जब उस ट्विटर अकाउंट को देखा और उसकी तहकीक करवाई तो वो पता चला कि वो मुझे फॉलो करता है। मुझे 30 लाख लोग फॉलो करते हैं। हाँ। तो उसमें से एक वो ट्विटर अकाउंट फॉलो करता है, तो अब मैं उसको कैसे जानता हूँ उस ट्विटर अकाउंट? जरूरी नहीं है। तो इसलिए 5 दफ़ा ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही सीनियर क्वार्टर से मैंने उसको रिफ्यूट किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हुए, और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही सीनियर क्वार्टर से वो इन्फॉर्मेशन पूछी गई बहुत ही सीरियसली कि क्या वाकई आज इमरान खान जो है वो सैक कर रहे हैं आर्मी चीफ को। तो इससे आप ये समझ लीजिए, ये बेबुनियाद थी खबर। आप ये समझ लीजिए कि साजिश का, हाँ, और मनूवरिंग का और मदाखलत का और तमाम चीज़ों का कितना अमल दखल था। आर्मी चीफ तक भी कितनी गलत तरीके से गलत खबरें पहुँचाई जा रही थी।
इससे आप ये देख लिए, और इससे डर भी लगता है कि क्या हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है। इससे ये भी डर लगता है कि कितनी आसानी से एक गलत खबर को जनरेट किया जाता है और उसको ऊपर तक। और इसमें जो लोअर लेवल का आपका स्टाफ और मिडिल लेवल का स्टाफ होता है, ये बुनियादी तौर पर या ऑफिस अफसरान होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब वो एक खास एजेंडा उन्हें कोई दे देता है, कोई भी दे देता है, तो ये फिर उनके ऑप्टिक्स होते हैं। अगर एजेंडा ये है कि आपके और मेरे दरमियान जो है वो इख्तलाफात हर सूरत बर्पा करने हैं, या मैंने आपकी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ कर रहा है हर सूरत, या मैंने आपको हर सूरत नुकसान देना है, तो फिर बहुत सारी ऐसी खबरें जो मेरे खिलाफ होंगी वो भी मीडिया तो वो सब कुछ एजेंडे के तहत हुआ। वो मेरे जाती ख्याल में वो एजेंडे के तहत, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको बताया कि वो 5वीं बार ये झूठी खबर थी, ये वाली दफा 5वीं बार थी। इससे 4 दफा पहले मैं उसे इमरान खान साहब से पूछ के, और वो हमेशा हंस पड़े। उन्होंने कहा कि मैं कोई इस तरह का वीक आदमी हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन लूंगा, मैं नवाज शरीफ तो नहीं हूँ कि मैं अपनी फौज या अपने मुल्क के लिए ऐसा कोई काम करूंगा जिससे मेरी फौज। तो इमरान खान ने जो भी उनको जख्म दिया गया है, जो भी उनको दगा दिया गया है, जो भी उनके साथ धोखा किया गया है, उन्होंने बड़ी स्माइल से लिया है, बड़ी ग्रेस से लिया है, वतन के लिए, मुल्क के लिए, और मुल्क के अंदर बैठे हैं और वो जब मुझे याद है, जब लास्ट उठ के गए थे तो मैं उनके साथ वॉक कर रहा था गाड़ी तक, तो वो जो लास्ट 3-4 मिनट थे, वो मैंने, मेरा ख्याल है कम ही लोगों में वो ग्रेस होगी जो इमरान खान में थी। उस टाइम भी जो उनका मुझे मैसेज था जब वो वहां से रवाना हो रहे थे, क्योंकि आप 8-10-12 लोग थे। जी हम और हमें ये भी बताया जा रहा था कि बाहर गाड़ियां आ गई, हमें ये बताया जा रहा था, हमने देखी है, मुझे नहीं, मैंने देखी, हम तो बाहर थे, हम तो अंदर थे, तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बताया जा रहा था, मैंने जाते हुए देखी थी। तो मैंने वज़ीर आज़म साहब, उस टाइम वो वज़ीर आज़म थे, तो मैंने उन्हें बताया कि हमें भी ये खबर मिल रही है, हमें पता नहीं ये सच है या नहीं है। तो उस टाइम भी उनका जो मैसेज था, उस टाइम भी जो उनकी बात थी, उस टाइम भी उनकी जो सोच थी, वो एक लीडर वाली, एक स्टेट्समैन वाली, एक सरबराह वाली सोच थी। वो इस तरह का जो अभी वो आपने देखा है कि पहले वो बाबर आजम को बुलाना था उन्होंने, अपनी जो बरतानवी एम्बेसी है, उन्होंने बाबर आजम को बुलाना था, उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था बाबर आजम को, क्योंकि एक क्रिकेटर हैं हमारे बड़े मायानाज, वो कैप्टन है कौमी टीम के, तो उनको उन्होंने बुलाना था। तो फॉरेन ऑफिस ने जबरदस्ती रिक्वेस्ट की कि नहीं वज़ीर आज़म, और फिर वज़ीर आज़म साहब जाके वहाँ पर, लेकिन कोई बईद नहीं है, वो पंजाब में लेट्रीन बनाते थे, उसके ऊपर तस्वीर लगा देते थे, तो अब तो एम्बेसडर के मुंह में केक डाल रहे हैं, तो ऐसी। अच्छा, उसी से रिलेटेड एक और सवाल, उस रात हम मौजूद थे, लेकिन उससे रिलेटेड वो भी BBC ने ही खबर दी कि हेलीकॉप्टर वहाँ पर उतरा, और कुछ लोगों ने ये कहा कि अगले दिन खान साहब ने चश्मा क्यों लगाया हुआ था। ये बातें आप तक पहुंची होंगी कि खान साहब ऊपर हाथ उठाया गया। मैं आप तक कोट एंड कोट पहुंचा रहा हूं, ये पब्लिक हमारे का ग्रीवेंस है, वो चाहती है कि आप जैसे लोग इसको क्लियर करें कि इन एक्चुअल हुआ क्या था। अच्छा, मैं वहां मौजूद था, मैं गवाहियां देता हूं कि मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ। आप भी अपनी तरफ से क्लियर कीजिए कि क्या वहां पे कोई हेलीकॉप्टर उतरा, कुछ लोग आए, उन्होंने खान साहब को मैन हैंडल किया और वहां से रवाना किया, ऐसा कुछ हुआ? देखिए बात ये है कि उस दिन कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, मेरी नज़र में तो नहीं था ऐसा कुछ है। और उस दिन कोई वहाँ तशरीफ नहीं लाया, लेकिन ये ज़रूर है कि ये खबर लगवाई गई। ये कहाँ से लगवाई गई, इसकी तहकीक होनी चाहिए। आप एज ए जर्नलिस्ट करेंगे तो आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा। मुझे पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। किसी बड़े टेलीविजन के डायरेक्टर ने उसको कॉल कर लें, वो ये फरमाइशी खबर थी। अच्छा, और रही बात, मैं अक्सर आप लोग दोबारा भी देखेंगे तो मैं लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं सर, मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं लोगों को कि खान साहब ने कई दफ़ा चश्मे क्यों लगाए होते हैं, और अक्सर कहते हैं मीटिंग में बैठे क्यों चश्मे लगाए हों। तो मेरी भी दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर है, और जिन लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, दूर का मतलब ये कि जैसे वो सामने आपका टेलीविजन है तो माइनस में होती है, हाँ माइनस, तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा ना, उसका टिकर थोड़ी कमज़ोर होगी। तो खान साहब की भी इसी तरह, मेरी तरह वो दूर की नज़र कम है, तो वो ऐनक लगाएंगे ऑफ कोर्स। तो जब वो धूप में निकलेंगे, सन ग्लासेस भी उनके पावर्ड है, आई साइट वाले हैं, जैसे मैंने भी बनवाए हुए हैं वो आई साइट वाले के। सन ग्लासेस के अंदर भी आपकी ऐनक का नंबर है, जैसे इस शीशे का नंबर है ऐसे ही उसका है। तो खान साहब अगर कभी निकलते हैं घर से तो वो 1-2 एक हाथ में पकड़ेंगे, एक लगाएंगे, तो वो तरद्दुद नहीं करते, एक ही ऐनक लगा लेते हैं। तो अगर उनके पास दूसरा चश्मा ना हो तो वो फिर वही चश्मा पहनते, क्योंकि उससे उन्हें क्लियर नजर आता है। लेकिन आम बंदे को लगता है कि कमरे के अंदर चश्मा लगा, क्योंकि अगर आप वो उतार लेंगे तो आप सामने नहीं
वाजे नहीं पढ़ सकेंगे कोई प्रेजेंटेशन है या कोई चीज़ है, और अगर आप लगा लेंगे तो बड़ा वाजे पढ़ा जाएगा। तो अभी भी आप बनी गाला में या हमारी मीटिंग उसमें अक्सर आप देखते होंगे कि वो चश्मा उन्होंने लगाया होता है और किसी दिन उन्होंने दूसरा चश्मा लगाया, थी, गलत बकवास थी। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो मैसेज ऑफ बाबर रवान साहब। अभी मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, रियल टाइम कितना थ्रेट है खान साहब की लाइफ को एज ए चीफ ऑफ स्टाफ उनके? मुझे आपसे क्लियर इस वक्त पॉइंट चाहिए, पब्लिक सामने सुन रही है, करोड़ों की तादाद में लोग आपको देख रहे हैं। ये बताएं कि कितना सीरियस थ्रेट है खान साहब को, और वो क्यों अब फर्दर कॉल अभी तक नहीं दे रहे एहतजाज की या फिर लॉन्ग मार्च की? देखिए, दो बातें हैं। जहाँ तक रही बात खान साहब की सिक्योरिटी की, तो वो तो बहुत वाज़ेह है कि खान साहब को जिस तरीके से, जिस साजिश के तहत भेजा गया, और ख़ान साहब ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान के लिए आवाज़ बुलंद की, तो ये कॉमन सेंस की बात है। हमें तो खैर बिल्कुल बहुत एक्यूरेट बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने देखी हुई हैं जो गवर्नमेंट में होते हुए भी हमारे पास थी, बाद में भी हमें भेजी गई हैं। अभी जब हम गवर्नमेंट में नहीं है तो अभी भी एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लेटर चंद दिन पहले मुझे एज अ चीफ ऑफ स्टाफ आया, जिसमें उनकी जान को शदीद खतरे का इस हुकूमत ने बताया कि इनको एक थ्रेट का पता चला है। इस हुकूमत ने बताया? जी बिल्कुल बताया मुझे, मेरे पास वो लेटर है। जो इसके बावजूद सिक्योरिटी नहीं दी, उस सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी उस लेवल की ये गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं दे रही। एक मुजरमा को दे रही है, मरियम सफ्तर को, और एक साबिक वज़ीर आज़म, एक ऐसा शख्स जो वाकई उम्मत मुसलमान का लीडर है, जिसके खिलाफ एक बैरूनी साजिश हुई, जिसके खिलाफ बैरूनी अंदरूनी जगहों पर उसको रिमूव करने की, बंद कमरों के अंदर रिमूव मीन उसे जान से मारने की साजिश तैयार की, रास्ते से हटाने की। जब उन्हें पता चल गया तो वो साजिश सारी बंद करनी पड़ी। तो ये सब कुछ जब हो चुका है, और अभी मैंने आपको बताया कि एज ए चीफ ऑफ स्टाफ मुझे वो लेटर आया हुआ है, जिसमें अभी मुतल्लका भी इस हुकूमत ने भी बताया कि उनकी जान को संगीन खतरात हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिक्योरिटी के हमें कहा गया कि आप सिक्योरिटी का। यही रीजन है कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे? नहीं, ये वजह या फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से? नहीं, देखिए दो बातें हैं। आज खान साहब ने इस बात का जवाब दिया, आप मीटिंग में थे जी, कि उन्होंने कहा कि वो अब अपनी पूरी स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, पूरी तैयारी करके आएंगे, और ये जो कुछ इन्होंने पिछली दफ़ा किया, इस दफ़ा इनको वो सब कुछ नहीं करने दिया जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर डेज, और इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर ही होगा। जो लेट्स सी आई वुड नॉट, क्योंकि जैसे ही हम ऐलान करते हैं हमारे लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए आप अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, और वंस वी आर रेडी विद दैट स्ट्रेटजी इंशाल्लाह वी विल गो अहेड विद दैट। राइट। अच्छा, अब एक चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खान साहब ने भी आज ये बोला कि शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी के बंदे वहाँ भर्ती करके आने वाले इलेक्शंस को रिग करना चाह रहे हैं, और हमें पता है कि इंतखाबात के नतीजे के पीछे जो हाथ होता है, उससे भी कहूँगा कि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहे। ये जुमले थे उनके, कोट एंड कोट। आई वुड लाइक टू कोट दैट एज वेल। तो इस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इंतज़ाम अगर इंतखाबात होते तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे ना? पैच मुश्किल है, आपके सामने है, अनफॉर्चुनेट है, ना करते ये तो बेहतर था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मीन इस हद तक पीटीआई की और उनकी एक पार्टी बने हुए दोनों एक दूसरे के खिलाफ नज़र ना आते तो बहुत अच्छा था। पीटीआई तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो है ही पार्टी है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो फैसले हैं और इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं पिछले दिनों में, और जिस तरीके से फिर मेम्बरान लगाए गए हमारे लोटों को साथ मिला के, उससे सब कुछ वाजे है। तो धांधली की तैयारी तो हो चुकी है। अच्छा, हाँ, अभी से हो चुकी है। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जी, एक्स्ट्रा स्टाफ भर्ती कर लिया गया, डेपुटेशन पे लोगों को ले आया गया, जो बहुत सारी चीज़ें कानून के मुताबिक नहीं वो कर ली गई। तो स्टेज तो तैयार है धांधली के लिए, स्टेज तो तैयार कर दिया गया। कैसे कोप करेंगे सिचुएशन से? अगर आप लोग भी इलेक्शन का बार बार कह रहे हैं, और जब सिचुएशन ये बन गई है इधर कि आप कहते हैं कि स्टेज पूरा तैयार है धांधली करने के लिए, तो क्या आप इस इलेक्शन कमीशन से जान छुड़वाने के लिए पहले तगदौ करेंगे, या फिर आप इलेक्शन में जाना ही पसंद करेंगे जैसा भी हो? ये पूरी एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। उसमें यह है कि कुछ चीज़ें जो है वो पहले करने वाली हैं, कुछ बाद में करने वाली हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है। हालात साजगार ना भी हों, मैदान तो आप छोड़ नहीं सकते, आपको खड़े होना पड़ता है, आपको मैदान के अंदर फैसले करने पड़ते हैं। और इमरान खान, मैंने आपको कहा कि वो मुकाबला करने वाले हैं, वो मुकाबला करने से कभी नहीं भागते। जो मैं उनको क्लोजली वॉच करता हूँ, जानते हैं वो मुकाबला करेंगे। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है कि जिस सिमत में ये लेके जा रहे हैं, अगर इन्होंने अब ये किया, जो कि तैयारी ये मुकम्मल कर चुके हैं धांधली करने की, अगर ये धांधली इन्होंने की
तो आप ये यकीन रखिए कि मुल्क इस झटके को शायद मुल्क की जो इकॉनमी है, दूसरी चीज़ें वो बर्दाश्त ना कर सकें, उससे फिर एक ऐसा नुकसान हो जो शायद इन लोगों ने भी ना सोचा हो। तो ये हमाकत इन्हें नहीं करनी चाहिए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहिए। राइट। नैब खान साहब कह चुके हैं कि जो भी केसेस बने, जहाँ से बने वहाँ से बने, जिन्होंने रिलीफ देना था उन्होंने दे दिया। नैब ना हमारे कभी कंट्रोल में था और ना ही हमने कोई केसेस बनाए। इज इट राइटली सो? देखिए, बात यह है कि हमारी बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक जमहूरियत नहीं पनप सकती। हमने केसेस इनके ऊपर, तमाम केसेस जो हैं इनकी अपनी हुकूमतों में थे, बने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उन पर, हमारे ज़माने में उनको आगे मूव नहीं होने दिया गया। उनको हमने बहुत उस पर शोर मचाया, बड़ी कोशिश किया, लेकिन इन लोगों को शेल्टर दिया गया, इनकी हिफाजत की गई, इनको फैसिलिटेट किया गया, इनके मुकदमात को आगे नहीं चलने दिया गया, इन्हें रिलीफ दिया गया, इन्हें मुल्क से बाहर भेजा गया, सब कुछ किया गया। तो वो सबको पता है। तो दो चीज़ें इस मुल्क के अंदर जो है वो जब तक ठीक नहीं होंगी, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन और दूसरा अकाउंटेबिलिटी। ये निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा तो फिर इस तरीके की जो वारदाती हैं, फ्रॉड हैं, जो करप्ट हैं, वो बार बार हुकूमतों में आते रहेंगे। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान से लंदन जाना बीमारी का बहाना करके, गो के लाहौर हाई कोर्ट उसमें शामिल थी, गारंटियर बीच में शामिल था जो आजकल प्राइम मिनिस्टर है हमारे, क्या वो भी किसी डील के तहत था? वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश थी? वो बहुत बड़ी साजिश के तहत। नवाज शरीफ साहब का इस मुल्क से जाना साजिश के तहत था। किसने की थी? इसको छोड़ देते हैं, लेकिन साजिश थी। साजिश थी। किस नौयत की साजिश? साजिश थी, आपको अंदाजा हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए, आप जो कह रहे हैं ना। वो भी साजिश थी। उस सारी बीमारी को ऐसे बनाया गया, उन सारी रिपोर्ट्स को ऐसे बनाया गया कि अल्लाह माफ़ करे शायद वो 1 घंटे में फौत होने लगे हैं। अदालतों के अहकामात, सारा कुछ, मीडिया, वो सारा कुछ मैनेज किया गया। वो इतना बड़ा तूफ़ान कौन बर्पा कर सकता है, ये देखने की बात है। वो एक इतना बड़ा जोल्ट कौन दे सकता है पूरे सिस्टम में कि एक प्याली के अंदर तूफ़ान को बर्पा करना और फिर वो तूफ़ान इस पूरे कमरे को अपनी ओट में ले ले जो असल में प्याली के अंदर उठाओ। तो वो काम किया गया और वो एक साजिश के तहत वो सब कुछ करके सारा झूठ क्रिएट करके भेजा गया। लेकिन उसका भी वक्त नहीं, उस पर बात करने का वक्त नहीं है। चले इस तरफ आ जाते हैं। ये जो बंदे आप लोगों की जमात से टूटे या आपके इत्तेहादी आप लोगों से टूटे, वो कि उनको अब इसका मलाल भी है। मैं अक्सर उनकी निजी महफिल में बैठता हूँ तो वो हमारे सामने तज़किरा करते हैं कि हमने शायद बहुत बड़ी कोई गलती कर डाली है। लेकिन वो जो बंदे टूटे, आपको लगता है कि उनको भी पैसे के अलावा और किसी चीज़ के ज़रिए इन्फ्लुएंस किया गया? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मोरालिटी का कोलैप्स है ना। वो तो है। मोरालिटी जो है वो पैसे से भी बिकती है, ओहदे से भी बिकती है, इनडायरेक्ट फेवर से भी, जो किसी और तरीके से भी आप किसी को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? कुछ ऑफर ही करेंगे ना, या किसी चीज़ से डराएंगे, कुछ ऑफर करेंगे किसी। मतलब मैं एक टेलीविज़न पे शख्स आते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उन्हें बड़ा बहादुर समझता हूँ, उन्हें ज़रा सी किसी ने एक हल्की सी वार्निंग दी तो वो एक ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे, उन्होंने दोबारा उस ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। मेरी हंसी निकल गई ये बात सोच के अपने आप पे। तो जब आपका ईमान कमज़ोर होता है, जब आप सबसे बड़ी आपको ख़तरा होता है आपकी जान का, फिर आपको ख़तरा होता है अपने ख़ानदान का, फिर आपको ख़तरा होता है अपने माल का, फिर अपनी इज़्ज़त का, पोजीशन का, ये सारी चीज़ों का आपको ख़तरा होता है। तो जिस भी, या आप अपना जो आपका सब कुछ है वो नहीं लुटाना चाहते, या आप अपने हक से ज़्यादा लेना चाहते हैं, ये दो ही चीज़ों के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे ना। तो किसी ने जो उनके पास था उसको बचाने के लिए किसी धमकी में आ गए होंगे, और बहुत सारों ने ज़्यादा लेने के लिए अपना ज़मीर बेच दिया। तो जो भी हुआ तो गंदा काम। वो उसको किसी चीज़ के पीछे भी आप छुपाएं, उसके बारे में कोई हवाला भी दें, उसके बारे में कोई बात भी करें, तो वो कवर तो हो सकता है, लेकिन हकीकत लोगों को पता है। ठीक है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट अब शहबाज शरीफ साहब इन कंपनी के साथ है? मुझे नहीं पता, है तो आप एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट में आए हुए हैं सर। अच्छा, गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ होती है, ये यूं पूछ लेता हूँ। जरूरी नहीं है। अच्छा, जो गवर्नमेंट में लोग नहीं होते, क्या एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ होती है? जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ये लेकिन इस दफा पाकिस्तान में वो हुआ, हमेशा हुकूमतें टॉपल की जाती हैं जब वो करप्ट होती हैं, मॉरल कोलैप्स हो जाता है। वो हुकूमतें अवाम की, देखिए एक बात याद रखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट पूरी दुनिया के किसी मुल्क की भी हो, अमेरिका की हो, कोई भी हो, उन्होंने हमेशा जो एक पॉपुलर वेव होती है ना,
उसकी तरफ रहना होता है। ये मजबूरी होती है, और ये कोई बुरी मजबूरी नहीं होती, ये अच्छी मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पूरे मुल्क के सिस्टम को, जो दिफा का सिस्टम होता है, जो दूसरी चीज़ें, उनको लेके चलना होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट की, ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह, इसलिए आपने देखा होगा कि जब हुकूमतें, कोई भी पार्टी बदनाम होना शुरू होती है तो वो पीछे हट जाते हैं, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। वो कोई बुरी बात नहीं होती अलग करना, क्योंकि उन्होंने अपने आप के ऊपर बहुत सारा स्टेन नहीं लगने देना होता, उन्होंने मुल्क का हिफाजत करनी होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को अलग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब जब कोई हुकूमत बहुत करप्ट हुई, तब उनको एस्टेब्लिशमेंट ने फारिग कर दिया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई पब्लिक को रिलीफ देने पे, ये पब्लिक को रिलीफ देने पे एक बैरूनी साजिश हुई। मुझे नहीं पता हमारी एस्टेब्लिशमेंट का उसमें कोई हाथ है कि नहीं है, लेकिन एक बैरूनी साजिश हुई और उस बैरूनी साजिश से हुकूमत चली गई। तो इसलिए जो अवाम को, क्योंकि पॉपुलर वेव इमरान खान के साथ है, तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि पॉपुलर वेव जो है वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के आउट होने के बाद इतनी तरह के साथ खड़ी। सर, तो इसलिए हम बहुत मोहतात हैं। इसलिए असल जो बहुत सारे नादान दोस्त इस तरफ बैठे हैं या एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, उनको मेरा उधर भी नादान होते हैं लोग, हर जगह होते हैं। और यही मसला है, जब हमारी तरफ या उस तरफ कई दफा बंदा अपने आप को अकले कुल समझता है, तो तभी प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। शहबाज गिल साहब, एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं आप लोग? आपके कुछ लोग, आप नहीं या खान साहब नहीं, इसके अलावा आपके कुछ लोग राब्ते में? देखिए, डिपेंड करता है। राब्ते में तो हर इंसान से आज के ज़माने में राब्ते में है, लेकिन मैं आपको ये बड़ा वाजे कर दूं कि हमारी कोई बैकडोर ऐसी चीज़ें नहीं चल रही, किसी से भी। हम सिर्फ एक बात, अगर इस्टेब्लिशमेंट का हमसे कोई राब्ता है तो एक बात हम उन्हें कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि आपने कहा है आप न्यूट्रल हैं, हाँ, आप असल में न्यूट्रल ही रहें। क्या तो बस इतनी बात? क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि खान साहब बहुत सारी चीज़ों पे नहीं मान रहे हैं, वो इलेक्शन से पीछे नहीं हट रहे? देखिए, मैंने आपको बड़ा वाजे कह दिया कि एक चीज़ जिस पर हम पीछे नहीं जाएंगे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और ये खान साहब का हतमी फैसला। सर, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। डॉक्टर शहबाज गिल साहब आज एक्सक्लूसिवली इस वन नेशनल डिबेट में पहली दफ़ा बोल्ड टेलीविजन के स्टूडियो में तशरीफ लाए। सर, आप यहाँ पर आए हैं, अपना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।